रूसी सरकारी रेलवे कंपनी आरजेडी, जिसे क्रेमलिन का प्रचार तंत्र वर्षों से बहुत बड़ी कंपनी बताकर प्रचारित कर रहा है, अब एक व्यवहार्य कंपनी नहीं रही। ये एक विशाल वित्तीय ब्लैक होल है जो 3.36 ट्रिलियन रूबल के अकल्पनीय कर्ज के बोझ तले दब रही है। ये आंकड़ा बताना भी मुश्किल है। यह एक साम्राज्य के खंडहरों का लेखा जोखा है जो कुछ छोटे देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक कहीं ज्यादा भयावह, कहीं ज्यादा मानवीय त्रासदी छिपी है। 7 शून्य से ज्यादा वफादार कर्मचारी और उनके परिवार यानी अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग रातों रात बेरोजगारी, पूर्ण अनिश्चितता और निर्मम दुख की बर्फीली आगोश में आ जाते हैं। यूक्रेन की उपजाऊ जमीन पर व्लादिमीर पुतिन का बेतुका युद्ध अब उलटा पड़ गया है और उनके अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़े नियोक्ता को बेरहमी से बर्बाद कर रहा है। अब रूस का सबसे बड़ा नियोक्ता 7 शून्य कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेज रहा है। यह कोई साधारण दिवालियापन की घोषणा नहीं है। यह एक अनियंत्रित सामाजिक सर्वनाश, दहशत और अराजकता के युग की शुरुआत है, क्योंकि यूरोप के कलिनिनग्राद से लेकर प्रशांत महासागर के व्लादिवोस्तोक तक, जहां सड़कें साल के ज्यादातर समय जमी रहती हैं, या फिर रासपुतित्सा नामक कीचड़ का एक अथाह सागर है, इस विशाल महाद्वीप में आरजेडी सिर्फ एक परिवहन विकल्प नहीं है। यह एकमात्र और अनिवार्य जीवन रक्षक इकाई है जो देश को अपने आर्थिक, सैन्य और औद्योगिक अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। स्क्रीन पर आप जो स्टील का जाल देख रहे हैं वह रूस का संचार तंत्र है। पश्चिम की राजनीतिक और औद्योगिक राजधानियां मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग केवल आरजेडी द्वारा पंप किए गए रक्त से ही धड़क सकती हैं। ये दोनों महानगर स्थलीय बंदरगाहों के रूप में कार्य करते हैं। वे पश्चिम से, या जो कभी पश्चिम था, वहां से तकनीक और घटक प्राप्त करते हैं, उन्हें संसाधित करते हैं और आरजेडी की इस्पात धमनियों के माध्यम से पूरे देश में वितरित करते हैं। ये धमनियां शासन के आर्थिक इंजन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ये धमनियां यूराल के विशाल धातुकर्म संयंत्रों, साइबेरिया के अथाह तेल और गैस क्षेत्रों और आर्कटिक में मरमांस्क या प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्तोक जैसे रणनीतिक समुद्री निकासों को केंद्र से जोड़ती हैं। उन पटरियों पर सिर्फ लोग ही नहीं चलते, मोर्चे की ओर बढ़ते T-90 टैंक भी चलते हैं। एशियाई बाजारों के लिए रवाना होते गेहूं के डिब्बे भी चलते हैं। सर्दियों में ताप विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए लाखों टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और कच्चे इस्पात से भरे टैंक कारखानों का भी परिवहन किया जाता है। जब यह नेटवर्क ठप हो जाता है तो न केवल 7 शून्य लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं, बल्कि रूस का पूरा औद्योगिक चयापचय, उसकी पूरी युद्ध मशीन पूरी तरह से पंगु हो जाती है। यह सिर्फ रूस की सबसे बड़ी कंपनी का पतन नहीं है, बल्कि एक महाद्वीप का रसद संबंधी गला घोंटना है। यह समझने के लिए कि आरजेडी का पतन एक साधारण कॉरपोरेट विफलता से कहीं बढ़कर एक सभ्यता के पतन के बराबर क्यों है, रूस के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भूगोल में इसके स्थान को समझना जरूरी है। आरजेडी कभी भी किसी पश्चिमी सीईओ द्वारा संचालित और लाभ हानि विवरणों के जरिए अस्तित्व में रहने वाली कोई साधारण कंपनी नहीं थी। यह सोवियत संघ की राख से विरासत में मिली एक संरचना थी जो अपने कानूनों, अपने पदानुक्रम और अपने सामाजिक ताने बाने के साथ काम करती थी, लगभग एक राज्य के भीतर एक राज्य की तरह। 7 लाख से ज्यादा पंजीकृत कर्मचारियों के साथ यह न केवल सांख्यिकीय रूप से रूस का सबसे बड़ा नियोक्ता है, बल्कि देश का सबसे व्यापक, सबसे गहरा और सबसे जटिल सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क भी है। यह एक तरह का आधुनिक सामंतवाद था, लाखों लोगों के लिए एक शरण स्थली जिन तक राज्य नहीं पहुंच सका, उपेक्षित रहा या जिन्हें भुला दिया गया। आरजेडी की अपनी आधिकारिक स्थिरता रिपोर्ट और कॉरपोरेट प्रकाशनों से पता चलता है कि यह ढांचा कितनी गहराई से जड़ जमाए हुए था। इस विशाल ढांचे ने रेलवे लाइन के किनारे बसी हर बस्ती में अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को न केवल मासिक वेतन, बल्कि जन्म से मृत्यु तक एक पूर्ण जीवन स्तर प्रदान किया। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैले 11 समय क्षेत्रों में आरजेडी के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवार को देश के भीतर लगभग असीमित मुफ्त यात्रा का अधिकार प्राप्त था। इसका मतलब था कि परिवार हजारों किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों से मिल सकते थे और देश के अलग अलग कोनों को देख सकते थे, यहाँ तक कि उन दूरदराज के गांवों को भी जिन्हें नक्शे पर ढूंढना मुश्किल था, जहां सरकारी अस्पताल खंडहर हो चुके थे। आरजेडी में आधुनिक सुसज्जित क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक थे। इसका मतलब था कि लाखों लोगों को पश्चिमी मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं। युवा नवविवाहित रेलकर्मी परिवारों के लिए बाजार की ब्याज दरों से कहीं कम दरों पर लगभग प्रतीकात्मक किश्तों में आवास सहायता की पेशकश ने घर के मालिक होने के सपने को हकीकत में बदल दिया।
रेलवे स्टेशन लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक कार्यस्थल से कहीं बढ़कर था। यह एक गारंटी थी, एक पहचान थी, एक ठंडी और क्रूर दुनिया में एक शरणस्थली थी। यह व्यवस्था पुतिन द्वारा रूसी जनता को दिए गए स्थिरता के निहित वादे का सबसे ठोस और प्रत्यक्ष उदाहरण थी। हम वास्तविक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसका अनुभव लोग प्रतिदिन करते थे, ना कि प्रचारात्मक टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली अमूर्त सफलताओं की। लेकिन अब इस खोए हुए स्वर्ग के लोहे के द्वार एक धमाके के साथ बंद हो रहे हैं और फिर कभी नहीं खुलेंगे। युद्ध द्वारा उत्पन्न क्रूर वित्तीय तूफान में बह गए हैं। इसलिए यह पतन सिर्फ नौकरियों का नुकसान नहीं है, लाखों लोगों के लिए यह एक पूरी जीवन शैली का अंत है। सारी सामाजिक सुरक्षा, एक पीढ़ी की जमा पूंजी और भविष्य के लिए उम्मीद की आखिरी किरणें। वे लोग न सिर्फ अपनी तनख्वाह खो रहे हैं, बल्कि वे स्कूल भी खो रहे हैं जहां उनके बच्चे पढ़ेंगे, वे अस्पताल जहां उनके बुजुर्ग माता पिता का इलाज होगा, और सबसे ज़रूरी ये आखिरी भरोसा भी कि उनके इतने त्याग के बाद राज्य उनकी देखभाल करेगा। ये ढांचा जो कभी देश की अडिग रीढ़ हुआ करता था, अब एक लोहे का गिलोटिन बन गया है, जिसने अपने ही वजन से शासन की गर्दन में फंस लिया है। तो फिर यह विशाल माना जाता है कि डूबने वाला नहीं, औद्योगिक दिग्गज अपने ही वजन से कुचलकर इस दर्दनाक अंत का सामना कैसे कर रहा है। इस पतन की जड़ें गहरी हैं, लेकिन जिस फ्यूज ने इस विस्फोट को भड़काया था, वह एक ही जगह पर जला था। यूक्रेन पर हमला करने का क्रेमलिन का फैसला। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा से लीक हुई और आरबीसी यूक्रेन जैसे स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर में सार्वजनिक की गई रिपोर्टें इस पतन के पीछे मुख्य दोषी को साफ तौर पर उजागर करती हैं। व्लादिमीर पुतिन का युद्ध के प्रति अटूट जुनून। युद्ध की खूनी मार हर रेलवे ट्रैक, हर वैगन, हर इंजीनियर और हर टिकट क्लर्क पर बेरहमी और अनिवार्य रूप से दिखाई दी। यह विनाश एक बहुस्तरीय प्रक्रिया थी। पहला झटका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के रूप में आया। जब यूरोप और एशिया के साथ रूस के पारंपरिक व्यापार मार्ग रातों रात टूट गए, तो आरजेडी का सबसे लाभदायक व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन चाकू की तरह कट गया। बंदरगाहों पर कंटेनरों का ढेर लग गया और सीमाओं पर वैगनों का जमावड़ा लग गया। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केवल एक वर्ष में माल ढुलाई में 7.3% की गिरावट आई। यह सिर्फ एक सांख्यिकीय गिरावट नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था कि अरबों डॉलर जो कंपनी के खजाने में जाने चाहिए थे, हवा में उड़ गए। राजस्व का यह नुकसान सीधे बैलेंस शीट में दिखाई दिया और कंपनी का शुद्ध लाभ 95% तक गिर गया, जो एक वित्तीय आपदा जैसा था। इस भारी वित्तीय क्षति का अनिवार्य रूप से मानवीय नुकसान के रूप में अनुवाद हुआ। शुरुआत में क्रेमलिन की शर्मिंदगी छिपाने के लिए अनिवार्य अवैतनिक अवकाश की आड़ में हजारों अनुभवी कर्मचारियों को बिना किसी मुआवजे के नौकरी से निकाल दिया गया। यह तो बस शुरुआत थी। हालांकि युद्ध इस दुखद कहानी को और बढ़ाने वाला मात्र एक कदम था। असली बीमारी व्यवस्था के भीतर ही थी। वास्तव में युद्ध उस व्यवस्था पर अंतिम और घातक प्रहार मात्र था, जो वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार, अकल्पनीय अक्षमता और कुप्रबंधन की पुरानी संस्कृति के कारण अंदर से सड़ रही थी। विल्सन सेंटर द्वारा प्रकाशित द पायरेटाइजेशन ऑफ रशिया नामक रिपोर्ट जैसे अकादमिक अध्ययन, जो रूस में चोरशाही का वर्णन करते हैं, विस्तार से बताते हैं कि कैसे पुतिन की निजी एकाधिकार व्यवस्था ने राज्य को मुट्ठी भर वफादार कुलीन वर्ग और नौकरशाहों के लिए आय का स्रोत बना दिया। आरजेडी इस भ्रष्ट व्यवस्था के केंद्र में था, जिसमें अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के टेंडर, अस्पष्ट उपअनुबंध समझौते और बेहिसाब खर्च शामिल थे। शांतिकाल में भी यह बोझिल, अक्षम और सड़ी गली व्यवस्था, जो भारी सरकारी सब्सिडी और लगातार बढ़ती टिकट कीमतों पर बमुश्किल चल रही थी, युद्ध की लागत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, सैन्य शिपमेंट से उत्पन्न रसद दबाव और पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता में कमी जैसे संयुक्त कारकों के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यह सिर्फ एक कंपनी का पतन नहीं है, यह एक आर्थिक मॉडल, पुतिन की 25 साल की सत्ता की विरासत और मजबूत सरकारी प्रचार का पतन है। आरजेडी का पतन कोई अकेली घटना नहीं होगी, जो मॉस्को स्थित मुख्यालय भवन के गलियारों में शुरू और खत्म हो। इसका पतन रूस के विशाल और निर्मम भूगोल में कैंसर की तरह फैलेगा और एक ऐसा व्यापक प्रभाव पैदा करेगा जो सैकड़ों कस्बों को अपने साथ अंधकार और गुमनामी में धकेल देगा। इस आसन्न आपदा के केंद्र में मोनोगारोड्स हैं, जो रूस के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के सबसे नाजुक बिंदु हैं। एकल उद्योग नगर, यह शब्द उन बस्तियों को संदर्भित करता है जिनका संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व जड़ की तरह किसी एक बड़ी औद्योगिक सुविधा या कंपनी से जुड़ा होता है।
साइबेरिया के बर्फीले टैगा से लेकर यूराल पर्वत की औद्योगिक घाटियों तक, आर्कटिक वृत्त के किनारे से लेकर बैकाल झील के तट तक फैले सैकड़ों कस्बों के लिए आरजेडी न केवल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है बल्कि वस्तुतः जीवन ही है। इन एकल उद्योग नगरों में शहर की मुख्य सड़क स्टेशन तक जाती है। शहर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत इमारत रेलवे विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय है। शहर का स्कूल रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया था। शहर का एकमात्र अस्पताल या क्लिनिक रेलवे विभाग के स्वास्थ्य विभाग का है। जब रेलवे का संचालन बंद हो जाएगा तो इन कस्बों का जीवन भी थम जाएगा। यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जब वे विशाल वैगन वर्कशॉप जहां ट्रेनों का रखरखाव होता है बंद हो जाएंगे, जब स्टेशनों पर टिकट बेचने, स्विच बदलने और सिग्नलिंग का प्रबंधन करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इन कस्बों को पोषण देने वाली और उन्हें जीवन देने वाली आर्थिक जीवन रेखा पूरी तरह से टूट जाएगी। इस बिंदु से पतन बढ़ता जाएगा। स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे क्योंकि युवा परिवार बेरोजगार होकर जीवित रहने के लिए बड़े शहरों या अन्य क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर होंगे। यह केवल एक आर्थिक संकट ही नहीं है बल्कि एक गहरी जनसांख्यिकीय तबाही भी है जिसकी भरपाई में पीढ़ियां लग जाएंगी। व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए छेड़ा गया युद्ध अब उनके अपने ही देश के मध्य में लाखों वर्ग मीटर में फैले भुतहा कस्बों का एक विशाल क्षेत्र बना रहा है। ये वीरान कस्बे जिनकी खिड़कियां बंद हैं, इतिहास में शासन द्वारा अपने ही लोगों के साथ किए गए विश्वासघात और असफलता के खामोश, ठंडे और अविस्मरणीय स्मारकों के रूप में दर्ज किए जाएंगे। क्रेमलिन इस आसन्न और बेकाबू सामाजिक आपदा से कितनी गहराई से डरता है, इसका सबसे भयावह और ठोस सबूत यूक्रेनी खुफिया सेवाओं द्वारा प्राप्त और जनता के बीच लीक किए गए एक आंतरिक झापन से मिलता है। सूत्रों द्वारा पुष्टि की गई इस रिपोर्ट के अनुसार दिवालियापन और बड़े पैमाने पर छंटनी के कगार पर पहुंची रेलवे कंपनी के प्रबंधन ने क्रेमलिन के सीधे आदेश पर अपनी कॉरपोरेट सुरक्षा इकाइयों के 30,000 से ज्यादा कर्मियों को पूरी तरह से सशस्त्र आग्नेयास्त्रों से लैस करने की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की। आइए एक पल रुकें और इस स्थिति की बेतुकी और गंभीर स्थिति पर विचार करें। एक तकनीकी रूप से दिवालिया कर्ज में डूबी असैन्य रेलवे कंपनी अपने हजारों कर्मचारियों को सेना की तरह हथियार बंद क्यों करेगी? यह हमलों या किसी बाहरी सैन्य खतरे के खिलाफ उठाया गया कोई कदम नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह काम सेना या आंतरिक खुफिया सेवा यानी एफएसबी का होता। यह अपने ही लोगों, अपने ही वफादार कर्मचारियों से भीतर से आने वाले एक बड़े विस्फोट के गहरे, भयावह और आदिम भय का सबसे स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। इस कदम का एक रणनीतिक विश्लेषण शासन के अपने ही लोगों के प्रति दृष्टिकोण में आमूल चूल और खतरनाक बदलाव को उजागर करता है। इसका मतलब है कि क्रेमलिन अब अच्छी तरह जानता है कि यह विशाल सामाजिक सुनामी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहेगी और लाखों लोग जिन्होंने अपनी नौकरी, घर, भविष्य और सम्मान खो दिया है, वे चुपचाप अपनी नियति स्वीकार नहीं करेंगे। वे बड़े पैमाने पर हड़तालों, रेलवे अवरोधों, तोड़फोड़ और अंततः 7-0 क्रोधित, निराश, संगठित लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह की संभावना से भयभीत हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये कोई साधारण सुरक्षा उपाय नहीं है। यह एक संभावित गृहयुद्ध की तैयारी है, अपने ही लोगों के खिलाफ एक दमनकारी अभियान। इन हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को एक निजी सेना, एक कंपनी मिलिशिया में तब्दील किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कल रेल पटरियों पर कब्जा जमाए गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने, खून खराबे से हड़तालों को कुचलने और शासन के डगमगाते नियंत्रण को कठोर हाथों से फिर से स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यह सबसे स्पष्ट और खूनी सबूत है कि शासन अब अपने नागरिकों को एक आम जनता के रूप में नहीं बल्कि एक संभावित दुश्मन, एक ऐसे खतरे के रूप में देखता है जिसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। यही वह क्षण होता है जब कोई राज्य अपनी ही जनता पर से पूरी तरह भरोसा खो देता है और आमतौर पर इस बिंदु से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। घटनाओं का यह नाटकीय क्रम किसी सामरिक आर्थिक संकट या किसी बड़ी कंपनी की प्रबंधकीय विफलता से कहीं आगे जाता है। यह एक अपरिवर्तनीय रणनीतिक विखंडन है जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा निर्मित शासन की अस्तित्वगत नींव और वैचारिक सीमेंट को ध्वस्त कर देता है। जैसा कि हाल ही में प्रकाशित विश्लेषणों में विस्तार से बताया गया है, पुतिन का लगभग चौथाई सदी का शासन रूसी जनता के साथ एक अलिखित मौन सामाजिक अनुबंध पर आधारित था। इस अनौपचारिक समझौते की शर्तें जितनी सरल थीं उतनी ही निर्दयी भी, और हर रूसी नागरिक को यह बात पता थी, आप अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताओं, प्रतिस्पर्धी चुनावों के अपने अधिकार, स्वतंत्र मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी तंत्र का पूरी तरह से त्याग करते हैं।
बदले में मैं आपको 90 के दशक की अराजकता के बाद आपकी सबसे बुनियादी चाहत का वादा करूंगा। आर्थिक स्थिरता, एक पूर्वानुमानित भविष्य और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुरक्षा। लाखों रूसियों ने चुपचाप इस व्यावहारिक सौदे को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जानबूझकर खुद को राजनीति से दूर कर लिया, क्रेमलिन के बढ़ते अधिनायकवाद की ओर आंखें मूंद लीं और उन्हें दी गई सीमित लेकिन वास्तविक समृद्धि और व्यवस्था का आनंद लिया। वेतन समय पर दिए जाते थे, पेंशन सुरक्षा थी और राज्य अपने नागरिकों के लिए कम से कम एक सुरक्षा कवच प्रदान करता था। हालांकि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतीकात्मक नियोक्ता लाखों परिवारों की आजीविका को युद्ध से उत्पन्न मलबे के ढेर में बदलकर और 7 लाख वफादार गैर राजनीतिक कर्मचारियों को रातों रात सड़क पर और अनिश्चितता में फेंककर व्लादिमीर पुतिन ने निर्दयतापूर्वक और एकतरफा ढंग से लाखों लोगों के सामने इस पवित्र अनुबंध को तोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप रूसी रेलवे का संपूर्ण पतन आर्थिक पन्ने पर कोई अकेली संकट की कहानी या कॉरपोरेट विफलता की कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई का सबसे ठोस प्रकटीकरण है। यह इस बात का सबसे स्पष्ट और सबसे दर्दनाक प्रमाण है कि व्लादिमीर पुतिन की अतृप्त युद्ध मशीन जीवित रहने के लिए अब दुश्मन के इलाके से संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब अपने ही देश के औद्योगिक हृदय, सामाजिक ताने बाने और सबसे वफादार नागरिकों को बेरहमी से निगल रही है। इस विशाल और घायल भूगोल के हर कोने, हर स्टेशन, हर कस्बे में जो 11 समय क्षेत्रों में फैला है, 7 लाख फिजयूज नार्से वाला एक विशाल सामाजिक बम चुपचाप लगा दिया गया है। इस बम का हर फ्यूज जो फटने को तैयार है, एक रेलवे कर्मचारी है जिसने अपनी नौकरी खो दी है, एक युवा जिसका भविष्य छीन लिया गया है, एक परित्यक्त एकल शहर और एक परिवार जिसने राज्य में अपना आखिरी विश्वास खो दिया है। शासन के नीचे का सामाजिक आधार अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है, जो कभी भी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा। क्रेमलिन भले ही यह मानता हो कि हजारों सुरक्षा कर्मियों को हथियार देकर वह इस अपरिहार्य विस्फोट को कठोरता और भय से नियंत्रित और दबा सकता है। हालांकि इतिहास ने हमें बार बार और दर्दनाक रूप से दिखाया है कि कोई भी हथियार, कोई भी सेना भूख, क्रोध, टूटी हुई गरिमा और निराशा से प्रेरित जन विद्रोह का सामना नहीं कर सकती। इस टाइम बम की टिक टिक अब न केवल मास्को से बल्कि साइबेरिया के सुदूर कोनों से भी सुनी जा सकती है। और अब इसका विस्फोट अगर का सवाल नहीं बल्कि कब का सवाल है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।